अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। गुड टू सी यू। वालेकुम सलाम आलिया। थैंक यू जफर मुबीन फॉर रिस्पांस। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं आलिया? वालेकुम सलाम रफिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जनाब तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? कुछ बताइए ज़रा, कहाँ तक पहुँचे? कौन से स्टैंडर्ड्स कहाँ तक पढ़ लिए? लेक्चर्स कहाँ तक सुन लिए? जनाब लेट्स हैव अ क्विक कैच अप। ठीक है जी। सो एवरीबॉडी शुड टेल मी एंड राइट इन ग्रुप चैट कि आप लोग कहाँ तक पहुँच गए, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेक्चर्स वगैरह इजीली समझ में आ रहे हैं। 701 ऑल राइट। तलहा मुबीन पहुंच गए 710 तक, वंडरफुल। हाउ टू अप्रोच रिपोर्टिंग क्वेश्चंस वाला जो एरिया है वो कितने लोगों ने कर लिया है? उमर कुरैशी आप कह रहे हैं लेक्चर 701 प्रिपरेशन नो आइडिया। व्हाट डू यू मीन नो आइडिया? अभी तक यानी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? एक डर है पेपर को लेकर। तो प्रैक्टिस से डू यू सी योर सेल्फ इम्प्रूविंग while you're doing practice? इस तरह में अगर आपको लग रहा है कि आपके इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है? रिस्क वाला एरिया सही से कवर नहीं हुआ, तो कौन से एरिया को मजीद कवर करना चाहते हो? रिस्क वाला एरिया को कवर करने से मुराद क्या है तुम्हारी? सर टाइम नहीं मिला पहले साथ साथ ऑडिट करने का, अब दिसंबर के लिए कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? ये तो होता है। देखिए जी, वेबिनार्स आर वेरी हेल्पफुल एकेडी। थैंक यू। आपके लेक्चर्स परफेक्ट फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ लोडेड हैं। बिल्कुल सर। नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड ऑडिट रिस्क वाले एरिया में कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कहाँ से कवरेज तुम्हें करनी है या रह गई है मजीद? अच्छा देखिए जी, देखिए मैंने ना उसको, जो फ्लो ऑफ प्रिपरेशन है ना उसको मैंने ब्रेक डाउन करके वीक वाइज कर दिया है राबिया, अगर आप देखें तो स्टार्ट आप जब भी करें करना आपको वीक वन से पड़ेगा। सही है। तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान करें क्योंकि उसमें ड्यूरेशन भी गिवन है, आवर्स, वर्कलोड, सब कुछ गिवन है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे ना वीक वन से और अपने हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, फॉर एग्जांपल यू फील कि यार सैटरडे संडे मेरे पास अवेलेबल है,
तो मैं सैटरडे संडे को 4 वीक्स खत्म करूंगी एक साथ, ठीक है। देन यू हैव टू यू नो सेट असाइड एवरीथिंग एंड फोकस ऑन ऑडिट, और अपने 4 वीक्स को आप कवर करें एक साथ। इस अंदाज में आपको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी फॉर एनीबडी हु इज बिगनिंग, फॉर एग्जांपल 2 महीना पहले, या फॉर एनीबडी हु इज बिगनिंग 6 महीना पहले, स्ट्रैटेजी वही है, आपने वीक वाइज लेके चलना है। और वो जिस फ्लो में मैंने आपको चीजें बताई हैं, उसी फ्लो में आपको लेके चलना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उमर, बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ यू नीड माय हेल्प एनीवेयर तो मुझे बताइएगा, ऑडिट रिस्क में भी और किसी और चीज़ में भी उमर। ऑडिट रिस्क के भी हमने कुछ 3-4 सवालात हमने वेबिनार में भी किए हैं। आई एम श्योर अगर आपने वो अटेंड किए हों या अगर नहीं किए हों तो उसके बाद आप डेफिनेटली इसको बाद में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आप फर्दर लेक्चर्स के साथ कर सकते हो। और उनके वेबिनार में हम हर एरिया को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अभी हमने कंट्रोल्स वाले एरिया के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए इससे पहले, और अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टिंग वाले एरिया, जिसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्टिंग से मुतालिक। यानी वो आपसे एक सिनेरियो देता है वो आपको, और उस सिनेरियो से मुतालिक आपको बताना होता है कि इसके इम्प्लीकेशंस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ेंगे। ये है उमर। अच्छा जी, so we have a couple of participants. I think we should begin. It's 7:20 right now. Let me open my Word file. Hmm. New Word file. All right. C56 webinar. Let's get to question पर जो भी है देखते हैं। All right. Let me just share this file with you ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं आ रही? I don't know, ये क्यों नहीं आ रही? तूबा कह रही है जी, आई वॉज नॉट एबल टू टेक लास्ट वेबिनार द 6th one, हाउ कैन आई हैव इट कॉज यू हैव लॉस्ट इट। हाँ, बड़ा दुख हुआ उसका यार, वो लूज हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जाके स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करा लिया, ठीक है। तो डोंट वरी ऑन दैट, वो एडिटिंग फेज में है इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चंस मैं हर एरिया के अंदर ऐड कर रहा हूँ, सो आई एम आल्सो एडिंग दिस। ये जो लास्ट वेबिनार वाला क्वेश्चन था वो भी मैं रिकॉर्ड करके ऐड कर दिया है मैंने, स्टूडियो रिकॉर्डेड। तो होपफुली यू विल हैव इट बाय मे बी नेक्स्ट वीक। यार ये मैं फाइल शेयर नहीं कर पा रहा हूँ समहाउ, क्या मुसीबत है ये। हम्म, मैंने फाइल ओपन भी कर दी है, खुल नहीं रही है। कोई और चीज़ खोलूँ क्या, देखते हैं। मॉक 3 तो ऑलरेडी डिलेड है भाई, आज हो रहा है अपलोड वो। कैन यू गाइस वॉच माय स्क्रीन? यस यू कैन। परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं। एजेंडा फॉर टुडेज वेबिनार इज, फर्स्ट थिंग इज टू revise audit reporting techniques, to uh, revise how to approach audit.
रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमने बात करनी है इसके बारे में। एंड देन वी विल डू अ question name is HBBL. This is summer 2014 if I'm not wrong. So I had opened this. आपके पास प्रैक्टिस किट नंबर 2 में HBBL नाम का एक क्वेश्चन होगा, which is question number 64 summer 2014 question 1 IFRS 15 का क्वेश्चन है ये। और ये निकाल लीजिए अपने पास। प्रैक्टिस किट्स आप लोगों के पास हैं, yes or no? Please tell me. हार्ड कॉपी प्रैक्टिस किट्स हैं? Wonderful. Everybody should have it. I also have it. See, I also have it. हर बंदे के पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 निकालें और HBPL करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, पहले जरा रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो प्रैक्टिस किट नंबर 60, प्रैक्टिस किट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस किट 2, क्वेश्चन नंबर 64। ऑलराइट, चलें, वंडरफुल। एंड देन वी विल क्लोज। ये भी एजेंडा है, ठीक है जी। नजर आ रहा है, विजिबल है? So let's start with how to approach. So first of all, tell me, ji, how many of you have already taken this lecture, how to approach? इसमें मैंने बताया है कि step wise आपके elements of drafting and audit reporting question क्या, कौन से elements होते हैं, बताइए जरा मुझे। How many of you have taken it? Yet not taken, उमर, अच्छा ठीक है। मुबीन ताहिर taken, yes, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। Wonderful. How to approach audit reporting, yes, 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 yes. कार technique, बिल्कुल। Audit reporting questions, ये बहुत ही अजीम इंसान ने एक टेक्निक डेवलप की है, कार टेक्निक। और हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड इट यूजफुल? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, उसको उनको लगा कि यार मतलब क्या बात है यार, कुछ ना कुछ हो रहा है इससे, तो मतलब इट्स वर्किंग। जैसे वो आता है ना वो नेट जियो पे, ये वाकई काम करता है, ठीक है, हाँ ये वाकई काम करता है। इस तरह के ऐड आते हैं ना वो एक जमाने में इंडियन टीवी पुराने, इसमें ये वाकई काम करता है। तो ये वाकई काम करती है, कार टेक्निक वाकई काम करती है भाई। तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा स्कैफोल्डिंग मिल जाती है आपको, जिसके बुनियाद पे आप कुछ अपने स्कैटर्ड आइडियाज को एक जगह पे लेके आ सकते हैं। एंड देन इट परफेक्टली फिट्स इनटू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आप रिपोर्टिंग के लिए आप काम कर रहे होते हो। सो एक बहुत ही अजीम हस्ती जो है, उन्होंने ये बनाया था और ये मुझ तक पहुंची है। सीना बसीना नस्ल नस्ल आके जो है वो मेरे मुझ तक आई है, तो मैंने आप तक पहुंचा दी है, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। का हाउ टू अप्रोच। सो कार टेक्निक के बारे में लोगों ने कहा, व्हाट इज अ कार टेक्निक, व्हाट इज कार टेक्निक? तो वी अप्रोच, बस यार ये अजीम हस्ती जो है ना वो कराची में इतने सालों से ऑडिट पढ़ा रही है, बस देखें यार क्या करें। लेकिन बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही यानी ये बस मेरे सीने में उतरी थी ये चीज़, तो मैंने आपके तक पहुंचा दी है बस, ठीक है। अच्छा, तो कार टेक्निक से स्टार्ट करते हैं जी। कार टेक्निक के 3 एलिमेंट्स है। कभी भी देखिए रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस होते किस तरह के, जरा इसकी बात करें। कुछ लोगों ने कहा ना कि उन्होंने अटेम्प्ट देखी नहीं वो वीडियो, तो मैं जरा थोड़ा सा हमारे दोस्त होते हैं ना, वो कहते हैं पीछे का बैकग्राउंड, तो वो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड दे दूं, ठीक है जी तो पीछे का बैकग्राउंड ये है, इसका बैकग्राउंड ये है कि कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में कि जिसमें आप एग्जामिनर जो है वो आपको या तो कोई रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस, सुनिएगा मेरी बात, हाँ, या तो कोई रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस या फिर कोई इनेबिलिटी। देखें, 2 सूरतों के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर यानी आपकी पेन या कलम में जुम्बिश आएगी आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त। आप बोलेंगे यार ये रिपोर्ट क्लीन नहीं है। क्लीन क्यों नहीं है? 2 सूरत हाल में। पहली सूरत हाल, क्यों डिस्टॉर्शन आ रही है भाई, ऐसा नहीं करो यार, अभी तो हम शुरू हुए हैं।
आवाज आ रही है अब? अब आई है आवाज? आवाज मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। सही है। हाँ आवाज आ रही है ना। हाँ यही होता है ना भाई फोन पे। अब आ रही है आवाज? मैंने कहा हाँ, अब आ रही है, ठीक। भाई हम तो बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं, हमने कोई। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूं? शुरू करें? यस और नो बताइए। यस और नो? स्टार्ट। चल। अच्छा जी, देखिए रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस कब आएंगी? मेरी बात सुनिएगा। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस तब आएंगी। मेरा काम क्या है एज एन ऑडिटर? मेरा काम ये है कि मैं ये बताऊं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही नहीं दे रही हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिनकी बेसिस पे इसको बनना चाहिए था, क्या उसकी बेसिस पे बने? यानी वही अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी वही आईएफआरएस। ठीक है। लेकिन अगर, अच्छा, मुझे मुझे ये बताना है, इसे बताने के लिए दो सूरतें हो सकती हैं। या तो मेरे पास तमाम तर इन्फॉर्मेशन है और मैं उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अब जरा सुनिएगा किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आई नो, मैं बहुत सिंपल अल्फाज में बात करता हूँ, ठीक है। आई नो दैट एफ एस इज करेक्ट, यानी इट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर आईएफआरएस हो रहा है, ठीक है। फॉर मी टू नो कि एफएस सही है, मुझे ये तमाम तर एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट, बुक्स एंड अकाउंट्स होने चाहिए, मेरे पास तमाम तर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैं इन तमाम तर रिपोर्टिंग को असेस करने के बाद ये बात कर सकता हूँ, तो ये मेरी क्लीन रिपोर्ट हो जाती है। एट टाइम्स आई नो दैट फॉर एग्जांपल एफएस इज इनकरेक्ट, इसके लिए भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नाउ दिस स्टेटमेंट, यानी एफएस इनकरेक्ट का मतलब क्या है? कहने के क्वालिफिकेशन या एडवर्स ओपिनियन। सही है। मैं बहुत सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडवर्स या क्वालिफाइड ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, यानी जब मैं कहता हूँ मैं एफ एस इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। um, या हैज मिस स्टेटमेंट, आपकी लैंग्वेज में बात करते हुए, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आई नो दैट आई डू नॉट नो अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने हाथ अपने खड़े कर दिए, मैंने बोला भाई मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। हमने बड़ी कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन आप हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। सही है। सो आई डोंट नो अबाउट एफ एस। ठीक है भाई, हाथ पाँव खड़े होगा, ठीक है। अब जब आपने हाथ खड़े कर दिया, हमने बोला यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। एंड मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं कैसे बात करूंगा कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब आई डोंट नो अबाउट एफएस के सिचुएशन के अंदर इट्स बेसिकली एन इनएबिलिटी, जिसको पुराने जमाने में लिमिटेशन ऑफ स्कोप भी कहा करते थे, ठीक है ना। यानी ये मेरे बुनियादी हकूक है भाई, अगर मुझे किसी के बारे में राय देनी है तो मुझे उसके बारे में जानने का हक है। ये तो मेरे बुनियादी, ये तो मेरी प्रिजम्पशन है ना कि आई हैव टू हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स एंड अकाउंट्स। लेकिन अगर मुझे वो मेरे हक से महरूम कर देंगे तो मैं तो ये बारे में मैं तो कोई राय देने के काबिल ही नहीं रहूंगा। एंड दैट्स व्हाई आई गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और अ क्वालिफाइड स्टेटमेंट अबाउट अ क्वालिफाइड ओपिनियन अबाउट अ स्पेसिफिक अकाउंट हेड, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी बात। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये है मिसस्टेटमेंट के नतीजे में, ये है इनेबिलिटी के नतीजे में, डिस्क्लेमर क्लेमर क्वालिफाइड। आप लोग मेरे साथ हैं? आवाज सही है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ये हो गया क्लीन ओपिनियन। आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, अब हमने जरा बिल्कुल सादा लफ्जों में इसको समराइज कर दिया। आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी अदर सिचुएशन अदर देन दीज थ्री पॉसिबिलिटीज। ये कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है, यानी कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबिलिटीज उसको बोलते हैं लॉजिक के लैंग्वेज में, कि यू कैन नॉट फाइंड एनी अदर पॉसिबिलिटी देन दिस। इसका मतलब ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की है। तो तीन पॉसिबिलिटी है।
या तो मुझे पता है कि आप सही, जैसे किसी भी इंसान के बारे में, या तो आप बोलेंगे भाई ये आदमी कैसा है, बोले यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत बेहतरीन बंदा है यार, फिट है। दूसरा बोला यार बेहतरीन, बहुत ही बुरा आदमी है यार, बिल्कुल ही बहुत ही फजूल आदमी है, इससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप बात करोगे अपना टाइम जाया करोगे। ठीक है। तीसरी बात, यार मुझे मालूम ही नहीं, मैंने कभी बात से उनसे मेरा कभी राब्ता ही नहीं पड़ा, ताल्लुक ही नहीं मेरा कोई, तो मैं जानता नहीं उनके बारे में। ये 3 बातें, इसके अलावा कोई बात करोगे नहीं। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस में क्या होगा, रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस में आपको आमतौर पे या तो कोई ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जहां पे कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट होगी, या तो कोई ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जहां पे कोई ना कोई इनेबिलिटी होगी। या तो आपके हुकूक सल्ब किए जाएंगे, सही है, आपको कहा जाएगा कि यार आप जो हैं वो क्या कहते हैं, अ, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, या हम आपको नहीं देंगे, या हम आपको एक्सेस नहीं देंगे इन्वेंट्री का, या हम आपको रिसीवेबल को कंफर्मेशन भेजने नहीं देंगे, या हम आपको फॉर एग्जांपल ये वाली जो साइट है इस लोकेशन पे कोई फिजिकल काउंट करने नहीं देंगे, या हम आपको फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं देंगे, फोरकास्ट नहीं देंगे, प्रोजेक्शन नहीं देंगे, वैल्यूएशन नहीं देंगे। इस तरह की कुछ बातें जो हैं ये हमने आपको जिक्र किया कि ये आपकी कुछ इनेबिलिटी वाली बातें आती हैं। ठीक है, या तो आप के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी ना। अगर ये सिचुएशंस आती हैं तो उसके बारे में ना, अब अगर ये सिचुएशन आती हैं तो इसके बारे में क्या करेंगे जी। अब इसके बारे में ये करेंगे कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास सामने आते हैं तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस के हो सकते हैं, या तो वो आप एग्जीक्यूशन स्टेज में होंगे, या फिर आप कंक्लूजन स्टेज में होंगे। ठीक है, या फिर आप रिपोर्टिंग स्टेज में होंगे, बिल्कुल फाइनल स्टेज में होंगे। ठीक है, और आप जिस भी स्टेज में हो, आपकी ये जो कार टेक्निक है दिस विल रियली हेल्प यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार टेक्निक से। कार का जो सी है उसका मतलब क्या है, व्हाट डज सी मीन। सी का मतलब क्या है जी, कंसर्न एज एन ऑडिटर। एज एन ऑडिटर आपका कंसर्न क्या है जी। ठीक है, फर्स्ट थिंग, कंसर्न एज एन ऑडिटर के अंदर कितनी क्या बातें आती हैं, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि आपका कंसर्न क्या है इस सिचुएशन में। मेरा एज एन ऑडिटर, एज एज ह्यूमन बीइंग नहीं, एज एन ऑडिटर प्रोफेशनल कंसर्न क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो पहली बात, इश्यूज, क्या इशू है या कंडीशन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो इस सिचुएशन में हो रहा है। ठीक है, क्या इशू है, क्या इशू से मुराद ये है कि क्या फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को वो होल क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू नहीं कर रहे, या फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कैश रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की एनआरवी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, या फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर है बट कोई असेसमेंट नहीं हो रही है, या फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न है, मामलात बुरे हो गए हैं, बड़ा कस्टमर चला गया है, प्लांट डूब गया है, सैलाब आ गया है, आग लग गई है। ये तमाम तर कंडीशंस हैं जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ ऑडिटिंग इम्प्लीकेशंस आएंगे। यानी एज एन ऑडिटर मेरी रिपोर्ट यानी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ये तमाम तर चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये मेरे जहन में ख्याल आएगा कि यार क्या ये तमाम तर बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऐसे जैसे होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही तो फिर मुझे अपनी रिपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसमें कुछ क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर हो रही हैं तो मुझे उसके बारे में श्योर होना पड़ेगा। तो ये मेरा कंसर्न है, राइट, है ना। दूसरी बात, क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है कि इशू और कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिसस्टेटमेंट के मुतालिक बात हो। इशू और कंडीशन के अंदर मिसस्टेटमेंट और इनेबिलिटी दोनों बातें हो सकती है ना। इनेबिलिटी हो सकता है कि वो आपको सिचुएशन में ये बताया जाए कि एक खास जगह है जिसका एक्सेस नहीं मिलता आपको। ठीक है, ये आपकी सब्सिडरी, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि यार हमारे यहाँ हम जो है ना वो इस सब्सिडरी का डाटा हमारे पास नहीं होता, ये केमन आइलैंड्स में होती है और इसका डाटा हमारे पास नहीं है। हालांकि सब्सिडरी है और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, बट यू वांट दैट डाटा, राइट। बट वो डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमें डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे इनेबिलिटी, तो आपको उस इशू, कंडीशन, इनेबिलिटी को डिस्क्राइब करना पड़ता है और फिर आपको बताना पड़ता है कि किस बुनियाद के ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई मिसस्टेटमेंट हो रही है, तो वो मिसस्टेटमेंट किसी ना किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे होगा ना। तो अगर आप कहते हो भाई एनआरवी के ऊपर लेके आना चाहिए स्टॉक को, तो फिर आईएस 2 बोलता है ना कि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, आईएस 36 बोलता है कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए।
सही है। तो जो भी क्राइटेरिया है IFRS 15 का रेवेन्यू क्राइटेरिया है कि भाई कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो अब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे। सही है। तो क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर ही काम हो रहा होगा। ठीक है। और फिर तीसरी बात क्या है जी? तीसरी बात क्या है जी? व्हाट इज द थर्ड थिंग? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी। ठीक है, मटीरियलिटी के बारे में बात करेंगे। नाउ कंसर्न के बाद द अदर थिंग इज बहुत ही कोई पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है जी हमारा? ऑडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर्स। ठीक है जी। जब भी आप ये तमाम सिचुएशन को अपने आप को सिचुएट करना, कंसर्न के अंदर ना होता क्या है कि कंसर्न में आप अपने आप को सिचुएट करते हैं उस सिचुएशन में जहां पे आप होते हैं। यू लोकेट योर सेल्फ, यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन कि यार मैं इस इशू के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटिंग में के एज अ प्रोसेस में कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। क्या ये इशू ऐसा है कि इसके बारे में मुझे मजीद जानना है, और जानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स ही होता है। ठीक है। तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया या स्टेप्स हो गया, आप क्या परफॉर्म करेंगे टू बी एबल टू फॉर एग्जांपल कम टू अ पॉइंट कि आप इस बारे में कोई रिपोर्ट कर सकें। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब आपके नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर्स, और जो थर्ड स्टेप है दैट इज ऑडिट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का थर्ड स्टेप इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर आप बताएंगे कि यार इसके अंदर इसमें आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर आपको एडवर्स ओपिनियन देना है, डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है, क्लीन रिपोर्ट देना है, कंडीशनल क्वालिफिकेशन डालनी है कि अगर ऐसा नहीं किया मैनेजमेंट ने, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एडजस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस केस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी है तरीका। ठीक है। तो रिपोर्टिंग के अंदर ये बातें आती हैं। So this kind of summarizes when you look at the video, इसमें थोड़ा सा और डिटेल के अंदर मैंने उसको elaborate किया है। Do watch that video if you haven't already। अभी हम सिर्फ इस हद तक उसको आपके सामने क्लियर करके लेके आ रहे हैं। I'm sure it will definitely give you a good scaffolding कि आप अभी जो हम सवाल करने वाले हैं HBBL उसको आप हम कर पाएंगे। But I would surely uh, emphasize कि आप जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो वो जरूर देखें, और अगले वेबिनार से पहले तो जरूर देखें, बिकॉज अब हम रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको आप मजीद दोबारा देखिएगा मेरी रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कराया है। ठीक है। अब हम आते हैं आगे और हम बात करते हैं विल डू अ क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है दैट इज HBBL समर 2014 प्रैक्टिस किट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 64। निकालिए जरा अपने पास। निकालिए आप लोगों ने। जी। नाउ लेट्स डू वन थिंग। एक काम ही करते हैं कि लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं मिलके। ये क्वेश्चन को जरा मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, एंड लेट मी जस्ट इसको जरा मैं जूम कर लूँ। ठीक है। आमतौर पे जो रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट इसी तरह की होती है। वो क्या होती है? डिस्कस द रीजंस विद रीजंस, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू अडॉप्ट इन द अबव सिचुएशन एंड द पॉसिबल इंपैक्ट देयरऑफ ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। एट टाइम्स वो रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट मांगता है, एट टाइम्स वो रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं मांगता। ठीक है। कभी वो कहता है हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन।
कभी वो कहता है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक, व्हाट एडजस्टमेंट्स वुड यू प्रपोज इन द अबव सिचुएशन, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी इस तरह के सवाल वो पूछेगा, लेकिन बात बेसिकली बुनियादी तौर पर बात एक ही होगी, ठीक है। तो हमने उसी कार्ड टेक्निक को फॉलो करना है, एंड दिस विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली, आई एम टेलिंग यू नाउ। इसको इसकी कार्ड टेक्निक के ऊपर जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करना विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ट्रस्ट मी, ये बड़ा आसान है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अब देखिए जरा उसको पढ़ने लगा आपके सामने, एंड देन वी विल attempt it together, but before that I will give you an opportunity to attempt it, you know, on your own. So you are the manager responsible for the audit of Health and Beauty Brands Limited, HBBL, for the year ended 31st March 2014. HBBL has been selling its products through its own retail outlets only. However, during the year under review, HBBL had entered into an agreement for sale of its products at JDS, a chain of departmental stores. Following information is available in respect of the above. According to the agreement, JDS would make payments within 30 days of the sale to customers. Any unsold expired products would be returned to HBBL. All right, ठीक है जी। इस पॉइंट से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इस पॉइंट से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? According to the agreement, JDS would make payment within 30 days of the sale to the customer. और JDS क्या है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर का चेन है, और HBBL ने एंटर किया है एग्रीमेंट ताकि वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के जरिए से चीजें बेच सके। Any unsold unexpired products would be returned to HBBL. आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसर्न आ सकता है, सही है जी, रिटर्न्स और तमाम तर मामले में, बिकॉज इनका जो आपस का ताल्लुक है बिटवीन HBBL एंड JDS, बिकॉज JDS उस वक्त आपको पेमेंट करेगा जब JDS ने आगे बेच दिया होगा। तो JDS को अगर सामान गया है तो वो सामान जाना विल नॉट बी रेवेन्यू, अगर हम IFRS 15 को देखें तो, ठीक है। Now, the stock sheets provided by JDS to HBBL reveal differences as compared to the balances appearing in the HBBL's inventory system. According to JDS, these were due to posting errors in the system of JDS and have been subsequently corrected. HBBL's management is of the view that such differences are not material as compared to sales made through JDS. तो कुछ differences आ रहे हैं जी, HBBL का अपना सिस्टम भी है स्टॉक का, और जो JDS का सिस्टम है उसकी जो स्टॉक शीट्स हैं उसका उसमें और हमारे अपने सिस्टम में यानी HBBL के सिस्टम में कुछ डिफरेंसेस हैं, और JDS के मुताबिक वो पोस्टिंग एरर्स के बारे की वजह से हुआ है और सब्सिक्वेंटली करेक्ट कर दिया। HBBL की मैनेजमेंट बोलती है कि यार ये बहुत डिफरेंस, बहुत इमटेरियल डिफरेंस था, ठीक है जी। लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली हमारे कंसर्न हो सकता है कि यार ये जो दोनों बातें कर रहे हैं इसके पीछे मजीद और कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी नीड टू लुक इनटू दैट, ठीक है। Now there is a significant improvement in the operating results of HBBL. The management considers that the agreement with JDS has played a major role in such improvement. अच्छा जी, अब आपके जहन में कोई खास बातें आती हैं इसको पढ़ के? चले हम आखिरी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर जरा आपकी जरा तासुरात लेते हैं। The confirmation sent to JDS was not received. Alternatively, the audit team had examined partial payment amounting to 65% of the outstanding balance up to 31st May 2014. Now, can you make a connection out of these points? कुछ points में जो connection है, कोई चाहेगा मुझे जरा बताए? अगर आप if you want to speak, you know, mic से बात करके you want to speak about it, you can also speak about it. Otherwise, you can also write. कि इस इन चारों पॉइंट्स के दरमियान में कोई कनेक्शन अगर आप बनाना चाहें, कोई स्टोरी, यार ये भी हो रहा है तो ये भी हो रहा है तो ये भी हो रहा है, एंड दिस इज प्रॉब्ली प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक अबाउट? एनीवन? कैन यू फाइंड एन अनोमली इन दिस? अनोमली निकाल सकते हैं कोई? एनीबॉडी हु कैन फाइंड एन अनोमली इन दिस सिचुएशन?
Anybody who can find an anomaly in this situation? अच्छा जी, अदनान मुस्तफा कहते हैं मैनेजमेंट सेइंग इमटेरियल इन्वेंटरी एंड जीडीएस सेल्स मेकिंग इनसिग्निफिकेंट सॉरी मैं मिस कर गया, मेकिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। डिफरेंस इन मटेरियल है कंपेयर टू सेल्स जो कि जीडीएस के थ्रू हो रही है, तो ये एनॉमली नहीं है अदनान। यानी मतलब देयर कुड बी इमटेरियल डिफरेंस इन इन्वेंटरी, डिफरेंस है ना, वो इन्वेंटरी के बारे में नहीं कह रहा, वो डिफरेंस इन इन्वेंटरी के बारे में हो रही है। इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कैसे, मतलब वो थोड़ा सा खोल के बताना पड़ेगा आपको रबिया। अच्छा, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन इश्यूज, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैन यू कनेक्ट दीज मल्टीपल पॉइंट्स, जो कि यू नो इफ यू कैन कनेक्ट दीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, समबडी इज सेइंग, तैयब कह रहे हैं कुछ, तैयब क्या कह रहे हैं जी? 30 days credited of where 35% not received in 60 days, receipts not in 30 days actually, debt recovery issue और overstatement of revenue and receivable from JDS। अली रिजा क्यों कहते हैं आप? अच्छा, ये बात बड़ी मजे की है, सगीर ने कहा कि 30 days credit of where 35% not received in 60 days। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं देखूं कि ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बाकी में सही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की सूरत में हुई है या फिर ओवर स्टेटमेंट हो रही है, तो आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट। वो पॉइंट क्या है जो सगीर ने बताया कि अगर 30 days ऑफ सेल टू द कस्टमर, यानी अगर मेरा राइट, अगर HBBL, मेरी बात सुनिएगा जरा, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, अगर HBBL का राइट ईयर एंड के ऊपर तमाम तर रिसीवेबल जो रिकॉर्ड किया गया है, अगर हमने अर्ली रिकॉर्ड नहीं किया, फॉर एग्जांपल ऐसा पॉसिबल है कि यार मैं बोलूं कि यार हो सकता है कि HBBL ने डिस्पैच किया गुड्स टू JDS और उसी वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स टू JDS। नाउ यू एंड आई नो कि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है, वहां पे अनसोल्ड प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो JDS पर नहीं है, वो है HBBL के ऊपर। तो माल उस वक्त तक नहीं बिका जब तक JDS ने नहीं बेचा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की ओवर स्टेटमेंट हो रही हो कि जिसमें आपने डिस्पैच टू JDS की वक्त जो है आपने रिसीवेबल और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन JDS तो उसको रिसीवेबल और पेएबल नहीं मानता ना, वो JDS तो बोलेगा जब मैं आगे बेचूंगा तब मैं मानूंगा। और इसीलिए इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि जो ईयर एंड पे मौजूद रिसीवेबल है वो 60 दिनों तक भी 65% ही रिकवर हुआ है। Now, if this payment term is correct, अगर JDS 30 दिन में ही पेमेंट करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईयर एंड के ऊपर हमारे पास जो रिसीवेबल आ रहा था वो शायद सही नहीं था, वो शायद ओवरस्टेटेड था, सही है। और आगे आने वाले दिनों में जब वो बिका होगा तब JDS ने पेमेंट की होगी, एंड दैट्स व्हाई मे बी 65% ऑफ दैट अमाउंट इज रिसीव्ड। मेरी बात समझ रहे हैं, स्टोरी समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने जो समझाने की कोशिश की वो समझ रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार हो सकता है मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया रिसीवेबल और इसी वजह से 30 डेज गुजर गए, 60 डेज गुजर गए, 60 दिन के बाद भी 65% मिला, ठीक है। तो अगर मैंने सही वाला रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होता, सही वाला रिसीवेबल कौन सा होगा? जो सही वाला रिसीवेबल होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कि जब JDS ने बेच दिया होगा। लेकिन अगर मैंने अर्ली रिकॉर्ड कर दिया, यानी मैंने अपनी डिस्पैच टू JDS की बुनियाद के ऊपर रिकॉर्ड किया होगा, तो उस वक्त तो मैंने ज्यादा रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया होगा, ठीक है। हालांकि उसने आगे बेचा भी नहीं होगा, तो JDS तो बोलेगा मैं तो आपको पेमेंट करूं भाई। तो लेट सपोज उसमें से जो है वो कुछ आपने सेल किया और कुछ आपने सेल नहीं किया JDS ने, सही है। हाउ वुड वी नो दैट JDS हैज सोल्ड टू, ये किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो सलमान? देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, इनके अपना एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंदर तमाम तर ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर JDS ने रिकॉर्ड कर दिया होगा तो या तो अगर कोई मैनुअल सिस्टम होगा तो मंथ एंड के ऊपर बताएगा, वीकली बेसिस पे बताएगा,
अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो जितना भी सेल किया होगा वो डे एंड के ऊपर वो तमाम तरह चीजें इनपुट होती है, रिकॉर्ड होती है, उसकी रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट से फिर आप चेक कर लेते हैं कि यार जेडीएस ने एक्चुअली सेल किया था, और उसी सेल्स की बुनियाद के ऊपर जो एचबीबीएल का राइट बनता है टू रिसीव फ्रॉम जेडीएस, वो फिर वो रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू। सही है, इस तरह से होता है, डिपेंड्स, वेरी करता है, मैनुअल है या फिर। सर 65% आउटस्टैंडिंग बैलेंस is examined, how we can say that balance is overstated। देखें अभी तो हम जरा एक स्टोरी बना रहे हैं। देखें जब हम, जैसे आपने देखा ना सीआईडी में क्या करता है, एसीबी प्रतिमन जो है वो स्टोरी बनाता है, बोलता है दया अगर ऐसा हुआ होता तो फिर क्या हुआ होता। तो हम यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार देखो, अगर सही अमाउंट, दया कह रहे हैं दया अगर 30 दिन के अंदर जेडीएस पेमेंट करता है तो 60 दिन के अंदर 65% क्यों रिसीव हुआ, 35% क्यों रिसीव नहीं हुआ, पता लगाओ। अब दया जो है पता लगा रहा है। अब दया बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि जो ईयर एंड के ऊपर रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है वो रिसीवेबल ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हो जितना होना चाहिए था। सही है, तो 65% रिसीव हुआ है 30 डेज के बाद नहीं, 60 डेज के बाद। तो हो सकता है कि ना, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना जी, अवान the confirmation sent to JDS was not received. Alternatively, the audit team had examined partial payment amounting to 65% of the outstanding balance up to 31st May 2014। तो 2 महीने के बाद भी हमें 65% ही अमाउंट मिला है और कंफर्मेशन भी नहीं मिली है। अगर कंफर्मेशन भी मिल जाए तो भी हमें पता लग जाए कि चलो ठीक है, रिकवरेबिलिटी का मसला है, फॉर एग्जांपल एंटाइटलमेंट का मसला नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वी डोंट इवन हैव अ कंफर्मेशन फ्रॉम जेडीएस। तो ये भी एक पॉइंट है। सही है, एम आई क्लियर? ये बात समझ में आती है कि हमने इशू को हमने फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो इशू बन रहा है वो क्या बन रहा है कि यहाँ पे रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल का, सॉरी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का मसला है, ठीक है। और ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का मसला रिकवरेबिलिटी की वजह से नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद अर्ली इनवॉइसिंग हो गई है, यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है ना वो ओवरस्टेट हो रहा है, रेवेन्यू जो है वो ओवरस्टेट हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी है, देयर इज द रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीवेबल, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो हमारे जहन में स्टोरी बन रही है वो ये बन रही है बिकॉज देखिए ना, जब आप रिस्क की बात करते हैं यू ऑलवेज थिंक विद अ डर्टी माइंड, ठीक है कि यार यहाँ पे गलत हुआ होगा कुछ, और जो गलत हुआ है वो क्या हुआ, वो हो सकता है कि यार इन्होंने डिस्पैच के टाइम पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, जेडीएस का अमाउंट, जेडीएस के पर्सपेक्टिव से वो अमाउंट पेएबल ही नहीं होगा, हो सकता है ईयर एंड के ऊपर। मेरी बात समझ में आती है, यस और नो? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस आइडिया? क्लियर है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं ना। अब इस सिचुएशन को जरा हमने अपने दिमाग में जरा ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है अपने मिलके, तो बेहतर आइडिया ये है कि अब आप लोग एक काम करें ना, यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोट पैड्स, नोट फॉर एग्जांपल नोटबुक्स, नोट पैड्स या पेन वेन आपके पास मौजूद है? कितने लोगों के पास है मौजूद, बताइए जी मुझे। वंडरफुल, चलें। अब आप लोगों ने जो है इसको जरा अटेम्प्ट करना है। अभी हम बज रहे हैं 8, रफली 8 बज रहे हैं, ठीक है। हम आपको देंगे 14 मार्क्स के लिए, आपको देंगे रफली 20 मिनट, ठीक है। 8:20 पे मैं दोबारा से हम रिज्यूम करेंगे और आप सबने अटेम्प्ट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू विल अटेम्प्ट इट एंड गिव मी स्क्रीनशॉट्स? कितने लोग करेंगे जी, बताएं जरा। साथ करेंगे, देखें मिलके करेंगे तो होगा। वंडरफुल, ग्रेट, 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 लव यू ऑल। चलें जी, अब जरा इसको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके फिर मुझे आप ग्रुप पे या इंडिविजुअली जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं मुझे भेजें। ग्रुप पे भेजें, अच्छी बात है, ताकि सब बाकी लोग भी मोटिवेट हो, ठीक है। तो आप लोग अब इसको ड्राफ्ट करके, अच्छा राइट इन बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है हर नया पॉइंट, हर नया आइडिया बुलेट में होगा। सही है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ब्रीफली लिखना है, लंबी लंबी कहानी नहीं करनी, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड वाली कहानी नहीं करनी, बिल्कुल प्रिसाइज। और हर बुलेट में नया आइडिया होना चाहिए, न्यू आइडिया इन एवरी बुलेट। सही है, ऐसे करके आप आगे बढ़े एंड देन ट्राई टू राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है जी। चलें, लेट्स डू इट।
यूजिंग द कार टेक्निक। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। आई एम श्योर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट जरूर किया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? वंडरफुल, टेक इट इन। सो हाउ मेनी पॉइंट्स वर यू एबल टू राइट डाउन? 14 मार्क का सवाल था, कितने पॉइंट्स लिख पाए? कितने पॉइंट्स लिख पाए जी? 3 पॉइंट्स? क्या मतलब? देर से ज्वाइन किया था, क्या हुआ? नाइन पॉइंट। सो लेट मी नो योर पॉइंट्स। कितने लोगों ने कितने पॉइंट्स लिखे, जरा मुझे बताइए। 9 पॉइंट सलमान, वंडरफुल। अली रजा? Tanzil, 8 points, wonderful. 4 concerns, 7 procedures, 3 impact, wonderful. Tandan, good. Mobeen, 6 points. All right, wonderful. मैं कुछ लोगों ने जो मुझे दिया, मैंने उनके ऊपर रिस्पॉन्ड किया वॉइस नोट के जरिए से, बट नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर कि नहीं यार, इस क्वेश्चन के ऊपर ना मुझे सारे मार्क्स मिल, मुझे आई एम पास, मैं पास हो सकता हूँ इस सवाल के ऊपर? कितने लोग आप में से श्योर हैं, जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि यार मैं इस क्वेश्चन में मैं पास हूँ, रफली पास हूँ? 50 तो आ जाने चाहिए। सही है जेदनान। बाकी लोग श्योर नहीं है यार, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। कितनी लेवल ऑफ है सर? मेरे बारे में तो आप बता सकते हैं, जफर हुसैन। यार फिर कहते हुए अच्छा लगता नहीं जफर भाई। 50, 50 आने चाहिए सलमान। सलमान कह रहे 50 आने चाहिए। देखा ना, ये अलग अंदाज है कहने का। 50 आने चाहिए, मैंने पूछा क्या है, कितने आने आएंगे? अगर ओवर रेटिंग की नहीं, नहीं नेगेटिव, तो हो जाएंगे पास। अगर ओवर रेटिंग का नहीं नेगेटिव करते तो हो जाएंगे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। चलें, अच्छा नहीं, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में टाइम हमारे पास कम है, हमें क्विकली 9:15 बजे तक इसको कंक्लूड करना है। स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। एक हमारे पास ये आंसर की है, और एक हमारे पास ये क्वेश्चन का है। ठीक है जी क्या? हम्म, अच्छा, ये हो गया आंसर, ये हो गया सवाल, हो गया। ये अच्छा हो गया, ठीक हो गया जी। नजर आ रहा है जी आपको? ये सवाल है हमारा। लैपटॉप की बैटरी चेक कर लें सेफ साइड। 9 मिनट्स टू फुल चार्ज। चलें यार, बेहतर हो गया। एक ही कह रहे हैं जी। हाँ यार, लास्ट टाइम लैपटॉप की बैटरी की वजह से हमारा पूरा वेबिनार लूज हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी।
3 minutes to charge। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे सामने ये सवाल है। अब मुझे बताएं, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंसर्न एज एन ऑडिटर से। चले जी, बताइए कंसर्न एज एन ऑडिटर को मैं कैसे लिखूं? हाउ वुड आई बिगिन दिस क्वेश्चन? तो कैसे लिखना चाहिए मुझे, स्टार्ट कैसे करना चाहिए आपके नजदीक? व्हाट इज अ गुड वे टू डू इट? जनाब, हाउ वुड आई राइट इट? व्हाट इज माय कंसर्न यार? इस सिचुएशन के अंदर दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कि स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है, और दूसरा ये कि यार सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स बढ़े हैं, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो मेरा मेरा स्टार्ट कैसे होगा बताइए जी। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डेटर्स ड्यू टू सिग्निफिकेंट, इसी की बात को इस्तेमाल करते हुए मैं कर सकता हूँ, सिग्निफिकेंट improvement during the year could be as could be due to could be could be to overstatement of revenue, receivables and profit। ठीक है, ये एक बात तो मेरा ये है कि जो as per the management, there is a significant improvement in the operating results of HBL. Management considers this as that the agreement with JDS has played a major role। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट किसी ने यहाँ पे कहा था चैट में, जरा मैं उसको भी ले लूँ। क्या कहा इन्होंने? As JDS would make payment within 30 days of sale to customer, there may be a risk of early invoicing or overstatement of revenue। ठीक है जी। This is you. This could be further because अब ये जो JDS की कहानी है ये हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बिकॉज एग्रीमेंट विद JDS। ठीक है, अभी जो एग्रीमेंट विद JDS है उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात क्या है जी? दिस कुड बी फर्दर बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट विद JDS। की खास बात क्या है? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि इसकी जो जो इसकी इस बात को लेके बढ़ सकता है आगे कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है उसकी वजह से? क्या खास बात है? क्या कहते हैं जी? The unsold goods would be returned, revenue to be recorded on sale by JDS and not by HBL। ठीक है, wonderful। As per the agreement, as per agreement, revenue to be revenue must be recorded। JDS would pay within 30 days of 30 days of sale to customer। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? कस्टमर आ रही है? ठीक है भाई, आ रही है भाई। This could be further because of agreement with JDS। As per agreement, JDS would pay within 30 days of sale to customer, would pay to HBBL, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, within 30 days of sale to its customer। ठीक है,
and any unsold expired products would uh, would be returned. This means that revenue cannot be recorded unless goods are, अब देखिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया भी बयान कर रहा हूँ, dispatched to, ठीक है, this cannot be recorded unless goods are sorry or cannot be recorded on dispatch of goods to JDS unless goods are sold further by JDS. ठीक है जी. So this means that revenue cannot be recorded on dispatch of goods to JDS or unless goods are sold further by JDS. ठीक है, ठीक है जी. एक बात तो ये हो गई. अच्छा, अब अगर ये बात आप कहते हैं कि यार हमने एक क्लेम किया, हमने बोला सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर कुड बी ड्यू टू ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीवेबल्स एंड प्रॉफिट ड्यू टू दिस कुड बी फर्दर बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट विद जेडीएस एज पर एग्रीमेंट. अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बात तो ये है कि मैंने इसी के ज़िम्न में ये बात करी है ना कि ये इम्प्रूवमेंट क्यों आ रही है, बिकॉज इसको एट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट एट्रीब्यूट कर रही है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट विद जेडीएस दिस, और जो उसकी टर्म्स ये कहती हैं कि विद इन 30 डेज ऑफ सेल टू कस्टमर्स को आप फॉर एग्जांपल पे करेंगे टू एचबीपीएल. इसका मतलब रेवेन्यू इस पे रिकॉर्ड नहीं सकता. अब इस पे अगर जो क्राइटेरिया वाली बात है वो हमें डालनी पड़ेगी. एज पर IFRS 15 revenue revenue should be recorded on what. बताओ जरा, आप देखते हैं अब आप लोग क्या सोचते हैं. बताइए कब रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर IFRS 15. रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर IFRS 15 ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो ये तो हमने अप्लाई कर दिया ना. प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. सही कह रहे हैं सलमान साहब या नहीं. व्हेन सेल इज मेड टू फाइनल कस्टमर, ये भी एप्लीकेशन है. प्रिंसिपल क्या है, वो असूल क्या है. व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, वंडरफुल वंडरफुल, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, ठीक है. और कंट्रोल डिस्पैच पे ट्रांसफर नहीं होता, व्हिच डज नॉट ट्रांसफर ऑन डिस्पैच टू JDS. ठीक है, ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने कहा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए उस वक्त आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं IFRS 15 को. जो IFRS 15 के जो असूल है वो कंट्रोल के ट्रांसफर होने के ऊपर ही बात हो रही है. ठीक है, और डिस्पैच टू JDS की बुनियाद पर ट्रांसफर नहीं होता. There is a possibility that revenue from JDS could have been recorded on dispatch. ठीक है, अब ये हमने बात कर दी. अब ये किस बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, ये इसकी भी एक बुनियाद है, इसकी भी एक बेसिस. हम एनालिटिकली एनॉमली जो हमने आइडेंटिफाई की वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज फर्दर, दिस इज आल्सो indicated by what, payment terms agreed by अब ये 35% और 60 डेज 30 डेज वाली बात हमने करनी है. ठीक है, दिस इज आल्सो इंडिकेटेड बाय clearance. थैंक यू तैयब, आई वाज लूजिंग द वर्ड्स. ठीक है, क्लियरेंस ऑफ ओनली 65% ऑफ बैलेंस. This is also indicated. This is also indicated by clearance of only 65% of balance
at year end, while the payment terms agreed with JDS is 30 days, ठीक है, is 30 days after 30, that's it, खत्म हो गई। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन, ठीक है, ऑल्सो the balance at year end is not yet confirmed by JDS, ठीक है, ये भी हमने बात कर दी। अब ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, देखिए अब ये मैंने पहले वाले पॉइंट में हमने लार्जर मसला बयान किया, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं बुलेट्स के अंदर। हम हर पॉइंट में एक नई बात कर रहे हैं। पहले हमने बोला है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो हो रही है ना, इसके मुझे लग रहा है कि ये ओवर स्टेटमेंट है। तो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें मसला है, क्योंकि इस एग्रीमेंट की टर्म ये कहती है कि 30 डेज ऑफ सेल जो है वो, उसके बाद सेल टू कस्टमर की बाद जो है ना वो IHB को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब इस टर्म का मतलब ये है कि रेवेन्यू हम डिस्पैच ऑफ गुड्स पे नहीं बल्कि फर्दर सेल बाय JDS पर रिकॉर्ड होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि IFRS 15 जो है वो कहता है जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और कंट्रोल डिस्पैच पे ट्रांसफर नहीं होता। और इसका एक ये जो और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि यार रेवेन्यू जो है वो डिस्पैच पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। एक और दो वजूहत और भी हैं कि मुझे लगता है कि रेवेन्यू डिस्पैच पे हो रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि यार अभी तक जो ईयर एंड पे जो बैलेंस है ना वो, और कंफर्मेशन भी जो है वो हमें नहीं मिली है। तो ये सारी बातें मैंने समराइज कर दी। आपको इस पॉइंट है जी, माजिद कहते हैं जी why this is not relevant to understatement of inventory. If there is a possibility of recording revenue dispatching, then there could be possible misstatement of inventory. So why this is not relevant to understatement of inventory? If there is a possibility of recording revenue of dispatching, then there could be a possible misstatement of inventory. समझा नहीं, दोबारा बताइए मुझे जरा, इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ पे सो हमने क्या बोला, दिस इज आल्सो इंडिकेटेड बाय क्लियरेंस ऑफ ओनली 65% ऑफ बैलेंस एट ईयर एंड पर्सन at year end, while the payment clearance of only 65% of balance at year end within 60 days by 31st May, ठीक है, while the payment terms agreed is, ये हमने बात कर दी। अच्छा, अब अगली बात, एक और बात जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्वेंट्री का भी मसला है। ये वाली बात तो हमने पूरा आर्गुमेंट बिल्डअप कर लिया, यानी हमने इसके अंदर 30 डेज का भी टर्म यूज कर लिया, 65 डेज भी यूज कर लिया, 31st में भी यूज कर लिया, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को यूज कर लिया, और वी हैव कम अप विद एन आर्गुमेंट कि यार कंट्रोल के ट्रांसफर के ऊपर ये सारी बातें हो रही है। सही है जी। अब अगली जो बात है वो ये है कि देखो अगली जो बात है वो ये है, अच्छा कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सर। इफ स्टॉक इन पॉइंट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन कैन वी यूज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट रिस्क। हाँ, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने लिखना है। Point number, sir, if stock at JDS is being counted in closing stock, then how we are saying that revenue is booked on dispatch from, हम ये कह नहीं रहे हैं, there is a possibility। देखिए, हम ये देखिए इसको समझिएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, यानी ऐसा हुआ है, मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। So if stock is at JDS is being counted in closing stock, then how are we saying that? देखिए, स्टॉक तो भले काउंट हो गया, लेकिन स्टॉक के काउंट होने का मतलब ये थोड़ी है कि यार रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा स्टॉक JDS के प्रेमिसेस पर पड़ा हुआ तो मेरा स्टॉक है, और अगर मेरा स्टॉक है तो मैं उसको अपने स्टॉक में लेके आऊंगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप कंफर्म करते हैं ना कि भाई JDS के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, JDS के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। जब JDS ने डिस्पैच कर दिया तो वो JDS के पास भी नहीं होगा,
तो जेडीएस के पास अगर एक स्टॉक पड़ा हुआ है और मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कभी भी रिटर्न हो सकता है, ठीक है, तो स्टॉक वहां पे पड़े होने की का मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू भी जो है वो उसके हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? रेवेन्यू का रिकॉर्ड होना डिपेंड करता है कि उसने आगे बेचा है नहीं बेचा है। तो आपका जो सवाल है, सर, if stock at JDS is being counted in closing stock, then how are we saying that revenue is booked on dispatch from HBPL? It is completely possible कि स्टॉक को काउंट भी कर रहे हो और उसके बावजूद भी डिस्पैच के ऊपर बुक कर दिया हो। तो मैंने जब अपने स्टॉक अपनी बुक से निकाल दिया, अपनी बुक से निकाल के मैंने कहा जेडीएस के ऊपर ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि मैं बड़ी आसानी से उसको मैं अपने रेवेन्यू में बुक कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, दिस इज स्टॉक एट जेडीएस, बट एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो हैव माई स्टॉक इन दिस इन्वेंट्री एट जेडीएस, तो ये भी पॉसिबल है ना, कि मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली स्टॉक को भी काउंट किया जेडीएस के ऊपर जो पड़ा हुआ है मेरे पास, बट डिस्पैच के ऊपर मैंने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरे पास से जो है, मेरे पास से जो स्टॉक है वो मैंने इन्वेंट्री एट जेडीएस में शो कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन? मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ना, ये डिपेंड करता है ना कि आपने स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या की है। आप अगर अपने स्टॉक को अपनी बुक्स में से निकाल रहे हैं डिस्पैच के टाइम पे, आप समझते हैं कि नहीं जेडीएस के पास मैंने भेज दिया, ठीक है, तो जेडीएस के पास मैंने जब भेज दिया वो स्टॉक, तो क्या मैं उसको उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं? ठीक है। अब काउंटिंग का होना वो एक अलग बात है, सही है, लेकिन स्टॉक डिस्पैच के ऊपर मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग बात है, सही है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपकी स्टॉक की ट्रीटमेंट और आपकी रेवेन्यू की ट्रीटमेंट क्या हो रही है। काउंटिंग का होना एक वो डिफरेंट चीज है कि नहीं यार, मेरा स्टॉक कितना पड़ा हुआ जेडीएस के ऊपर, जरा चेक करो, इन्वेंट्री शीट से चेक करो, इन्वेंट्री काउंट कर दो, वो तमाम तरह चीजें पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज एज पर एग्रीमेंट एंटाइटलमेंट तो आपकी है। Sir, goods transferred by HBPL to JDS should be recorded as right to receive goods, and ultimately this may be only recognized, and ultimately this may also be not recognized, and this FSLI may also be misstated. The goods transferred to HBPL by HBPL to JDS should be recorded as right to receive goods, ठीक है, and ultimately this may also be not recognized, and this FSLI may also be misstated. हाँ, एज एन अकाउंट आइटम, यस, बिकॉज उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई राइट रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा ना, इस तरह का कोई रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। तो जब इस तरह का कोई राइट टू रिसीव रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, तो जाहिर है ये भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। बट देखिए, हम उस अकाउंट हेड की एंट्रीज में नहीं फंस रहे अभी, हम लार्जर मसले पे आ रहे हैं। लार्जर मसला क्या है? द लार्जर एंड फंडामेंटल इशू इज क्या रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है। अब उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड हो सकती हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इस तरह का जो अकाउंट हेड है, राइट टू रिसीव गुड्स, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स रेवेन्यू रिकॉर्ड, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया है, तो राइट टू रिसीव गुड्स तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम सारे अकाउंट हेड्स यूं नहीं लिख रहे होते, हम जो बुनियादी प्रॉब्लम है ना, हम उसको हाईलाइट करके उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी उसी पे हम बात करते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये बात हमने कर दी, अब हम अगली बात करते हैं रेवेन्यू के बाद हम आते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री में ये कहता है जी, जो इन्होंने मसला बताया है, द स्टॉक शीट्स प्रोवाइडेड बाय जेडीएस टू एचबीबीएल रिवील डिफरेंसेस एज कंपेयर टू द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द एचबीबीएल इन्वेंट्री सिस्टम। जेडीएस बोलते हैं ये पोस्टिंग एरर्स थे, और एचबीएल बोलता है कि ये मटेरियल नहीं है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी योर कंसर्न इन दिस पॉइंट? अगर आपके सामने ये स्टोरी होती है तो आपका कंसर्न क्या होगा? हाउ वुड यू राइट दिस पॉइंट? बताइए जरा, बताइए जी, आपका पॉइंट क्या होगा? हाउ वुड यू राइट दिस पॉइंट?
रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, ये हमने ना IFRS 15 के बाद ध्यान में रखते हुए किया है। अली रज़ा कहते हैं जो सर सेकंड बुलेट में रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड की जगह रेवेन्यू माइट बी रिकॉर्डेड लिखना ठीक है, यानी माइट should not have been recorded is okay, might be recorded on dispatch of goods is not, might have been recorded on dispatch of goods, that's also right, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग बात करी है, मैंने कहा है कि dispatch पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। we are assuming कि उसने गलत रिकॉर्ड किया है, we are not assuming कि उसने गलत रिकॉर्ड किया लिजा, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसके बारे में ये बात नहीं की कि यार इसने ऐसा रिकॉर्ड किया है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू इस सिचुएशन के, इस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से रेवेन्यू डिस्पैच पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि आपने किया ऐसा, सही है। हम जब ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने कहा पॉसिबिलिटी के बारे में, so there is a possibility that revenue from JDS could have been recorded on dispatch, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि JDS ने HBBL ने डिस्पैच पे रिकॉर्ड किया है रेवेन्यू, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा रिस्क है, यस मोस्ट लाइकली उसने गलत ही किया होगा, ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा, इस वाले जुमले से आप ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये आपने गलत किया है और रेवेन्यू जो है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मैंने HBBL के बारे में राय दी है, ठीक है। मोस्ट लाइकली उसने डिफरेंस इन्वेंटरी शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद सेल्स, अबू ज़याम कहते हैं जी अच्छा उसको होना नहीं चाहिए, ठीक है। और बताइए जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसका ताल्लुक नहीं है। Although differences in stock count may be immaterial, but inconsistencies in stock sheets may point towards control weakness in recording of stock at JTS. So you believe that there could be some misstatement during the period as well, जो कि हुए होंगे या हो सकते हैं। It indicates towards control weaknesses. That's a very right point. So अदनान साहब कॉपीराइट तो नहीं है, कॉपी कर लूं आपका? Wonderful. But inconsistencies, ठीक है, in stock sheets fee refund. fee refund accordingly. समझा नहीं क्या पॉइंट है इसमें? Although differences in stock count may be immaterial, but inconsistencies in stock sheets may point towards control weaknesses in recording of stock sheets of stock at JDS. ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई, अच्छा आगे in stock sheets may be anybody else who want to add something to this point? The point is right on mark कि हम कंट्रोल वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको फर्दर और बात इलेबोरेट कर सकते हैं कि यार इसकी वजह से क्या पॉसिबल आ सकता है। स्टॉक डिफरेंसेस may not be material according to HBBL, but may be material when combined with other possible misstatements. ये तो रिपोर्टिंग पे नहीं कहेंगे। हाँ ये बात सलमान नहीं, ये जो बात आपने कही ना, यहाँ पे स्टॉक शीट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन ये इसको आप डायरेक्टली उससे रिलेट ना करें रिपोर्टिंग वाले पॉइंट से, बिकॉज ये पॉइंट रिपोर्टिंग का है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यार इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। तो इन्होंने कहा कि इट कुड पॉइंट टुवर्ड्स कंट्रोल वीकनेसेस, ठीक हो गया, ये तो रिपोर्टिंग पे नहीं कहेंगे। AKD टू मी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का आप यहाँ पे रिस्क बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं AKD के यार ये एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है इन्वेंट्री का। एक कह रहा है पोस्टिंग एरर है, दूसरा कह रहा है मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बात ये समझ में आ रही है
कि देखिए जब आप रिकनसाइल कर रहे हैं दोनों की शीट्स को, तो उसमें एक तो ये अंदाजा हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं कंट्रोल वीकनेस है, ठीक है। नाउ फर्दर इलेबोरेशन ऑफ दिस पॉइंट कुड बी, कि आप ये बात कर सकते हैं, नाउ the reason behind difference could be, the reason behind difference could be one-off or systemic error which needs to be investigated, needs which could indicate the which will the reason behind difference could be one of a systemic error which will indicate the significance of the discrepancy, ठीक है। और ये इंडिकेट करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि अगर ये वन ऑफ है या सिस्टमिक है तो उसकी बेसिस पे ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो कितनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर भी मजीद फॉर एग्जांपल मिसस्टेटमेंट्स हो रही होंगी बिटवीन द स्टॉक शीट्स एंड तो इसकी हम सिर्फ इसमें ये बात एलैबोरेट कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये वन ऑफ पोस्टिंग एरर है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल नहीं है ये बात कहना तो वाज़ेह नहीं है, सही है। तो इसमें सिर्फ आप ये इसमें इसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं कि ये कंट्रोल वीकनेस है, और ये कंट्रोल वीकनेस जो है उसको फर्दर या तो वन ऑफ है या सिस्टमिक है, इसको देखना पड़ेगा कि ये इसकी नेचर क्या है, ठीक है। ये बात हम करके इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। नाउ ये बात हमने कंसर्न के बारे में कहा, हमने क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली, अब हम मजीद क्या बात कर सकते हैं, क्या हम मटीरियलिटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मटीरियलिटी इज ऑल्सो आवर एलिमेंट ऑफ दिस कंसर्न एज एन ऑडिटर। अब मटीरियलिटी के बारे में क्या बात कर सकते हैं, हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ऑलरेडी हो गई है, क्या क्या कहते हो आप? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि हमने कंसर्न एज एन ऑडिटर के अंदर अभी तक जितना भी लिखा है उसमें हमने मटीरियलिटी की बात कर दी है या फिर नहीं की है? सर कर दी, ऑल राइट। कितने लोग कहते हैं हमने कर दी है? वी कांट क्वांटिफाई द मटीरियलिटी, नहीं की है। अदनान कहते हैं हमने नहीं की, सगीर कहते हैं हमने कर दी है, नहीं की। अभी अभी नहीं, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। सही है, अच्छा बिल्कुल, हमने पहले जुमले में इसकी बात वैसे कर दी है। हमने कहा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रही है, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रही है तो उसकी वजह से मटेरियल तो ऑफ कोर्स है ना ये, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रही है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, तो डेफिनेटली इट इज मटेरियल। तो हम ये बात यहाँ पर कैसे इस बात के बारे में मेरे ख्याल में मजीद कहना जो है ना कोई खास इसकी वो नहीं है, क्योंकि हमने बात कर दी है। अगर कोई बंदा कहना चाहता है तो वो कह सकता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज बेसिकली इंडिकेटिंग अ मटेरियल डिफरेंस इन रेवेन्यू। तो ये बात आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कोई मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ऑडिट स्टेप्स या प्रोसीजर्स पे। ना जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स निकाली हैं या रेवेन्यू निकाला है, उसी के बेसिस के ऊपर हम इन्हीं के स्टेप्स डिफाइन करना चाहेंगे। नहीं सॉरी यार, अच्छा आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आए, इधर आए। क्या करना है आपको बताएं? देखो बिजली वाला देखना है। क्या देखना है? बिजली वाला देखना है। हाँ। भैया मरियम है, मरियम जो है वो 5 साल की है, 4 साल की हो,
हाउ ओल्ड आर यू? 4 years old? 4 साल की है भाई, 4 साल की है। और आप किसकी जैसी हो? मामा की जैसी। चले चले जी, चलो आप जाओ मम्मी के पास, मम्मी को बोलो कि, मम्मी को बोलो फिर आपको लगा के देंगे वो, ठीक है? और आप अपना काम करो। देंगी देंगी। आप मम्मी से बात करें, जाइए प्लीज। हाँ बिजली वाला। सही है जी। यार 1 मिनट में कंट्रोल कंट्रोल स्टॉर्म कर लूँगा। अच्छा नहीं आता, ठीक है। 1 मिनट यार। हाँ यार। ओए होए होए, चलें यार ये। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अबू जियाम कह रहे हैं इसने पूछ लिया कि बाबा आ जाओ, माय डज नॉट आस्क। चलें जी, वेलकम बैक। नाउ अब हमने आगे बात करनी है अबाउट ऑडिट स्टेप्स प्रोसीजर्स, ठीक है जी। वैसे अगर हमारे पास इस तरह की हमने बात नहीं लिखी हुई होती या फिर कोई और तरह का सवाल होता, आमतौर पे हम इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर मटीरियलिटी को, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है ना, चले। तो आमतौर पे फिर उसके बाद फिर हम मटीरियलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये जो मिस स्टेटमेंट है वो कितना मटीरियल है, मटीरियल एंड परवेसिव है या मटीरियल एंड नॉट परवेसिव है। बिकॉज लेकिन सिंस यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर वी कांट इवन से, वी कांट क्वांटिफाई मटीरियलिटी, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है, विच मीन्स के कुछ ना कुछ मटीरियल ही हुआ है, ठीक है? तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑडिट स्टेप्स प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। ऑडिट स्टेप्स जो हैं वो इसमें क्या होंगे, जरा बताइए, सोच के बताएं। हमारा जो बुनियादी मसला है, जरा लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू। रेवेन्यू वाले मसाइल के ऊपर जो हमारा बड़ा मसला है, उस पे हम किस तरह के प्रोसीजर से स्टार्ट, लॉजिकल स्टेप क्या होगा अगर आप हो मेरी जगह पे या किसी की जगह पे या इस ऑडिटर की जगह पे, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम इंक्वायरी करेंगे। किस चीज की इंक्वायरी करेंगे अदनान? रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी की, अंडरस्टैंडिंग द सेल्स रिकॉर्डिंग इन सिस्टम, to know about recorded sales and ask management to rectify sales if these are recorded on transfer of goods to JDS. गुड, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, you will begin with your understanding, you will obtain understanding or of the system, you will try to या तो आप रिव्यू सेल्स सिस्टम कर दें, सेल्स रिकॉर्डिंग इन सिस्टम, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यू विल इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायर अंडरस्टैंड सेल्स रिकॉर्डिंग, ऐसे कर सकते हैं, यू विल इंक्वायर टू अंडरस्टैंड सेल्स रिकॉर्डिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन। थोड़ा सा और प्रिसाइज बात करनी चाहिए हमें, पॉइंट रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स, कि किस पॉइंट के ऊपर रिकॉग्नाइज होती है सेल्स, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, रिव्यू सेल्स रिकॉर्डिंग इन सिस्टम और इंक्वायर टू अंडरस्टैंड पॉइंट रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स, स्पेशली क्योंकि ये बात, पूरी मुद्दा जो है ना वो जेडीएस के अराउंड में घूम रहा है, तो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जेडीएस। आगे बात करते हैं, चलें। अगली बात क्या होगी? पहली बात तो ये हो गई, review agreement with JDS to assess revenue recognition criteria. How many of you guys, अलीजा ने वो दिया है कि रिव्यू करेंगे एग्रीमेंट विद JDS टू असेस रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये आप में से कितने लोग इस पॉइंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या इसके बारे में क्या राय है आपकी कि ये पॉइंट सही है? डिस्टॉर्शन, सर टू मच डिस्टॉर्शन। अब मैं वही करूंगा। अब आ रही है आवाज?
बेहतरीन, गुड हो गया, चले चले, वंडरफुल। तो अब मुझे बताएं, ये जो पॉइंट मैंने लिख के यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये रिव्यू एग्रीमेंट विद जेडीएस टू असेस रेवेन्यू रिकग्निशन क्राइटेरिया, हम बात कहते हैं इट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्यों आप ये दे रहे हैं फीडबैक कि रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि देखो, एग्रीमेंट की टर्म्स जो है ना, वो उन्होंने सवाल में गिवन है। तो आप या तो टर्म्स देखने के लिए, हाँ सवाल में गिवन है, क्योंकि देखो ना, आप या तो आप टर्म्स देखने के लिए, अभी तेज, अभी मुनासिब है। अदनान कह रहे हैं जब आप तेज बोलते हो तो फिर सुपर सोने हो जाते हैं। तो रिव्यू करने होते हैं ना, एग्रीमेंट के टर्म्स तो रिव्यू करने होते हैं ना उसामा। असल में एग्रीमेंट के टर्म्स आपको सवाल में गिवन है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। सही है। ये अगर आप, आपसे ये कहा जाए ना कि यार कि इस एरिया में देखें, दो तरह के सवालात पूछ सकते हैं। उसामा के पॉइंट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसामा ने कहा कि यार एग्रीमेंट के टर्म्स तो फिर भी रिव्यू करने होते हैं ना। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप अम, का सवाल ये आया ना कि इस एरिया में आप किस किस तरह के ऑडिट एविडेंस एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी फाइल में मौजूद हो। डिस्टॉर्शन, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं जरा, नहीं, सही तो है। अब हो गई बेहतर मेरे ख्याल में आवाज। अब बेहतर है आवाज? अब आ रही है आवाज, बेहतर है? अगर सवाल में इस तरह से आया ना कि अब आप बताएं कि इस एरिया में, रेवेन्यू वाले एरिया में, व्हाट ऑडिट एविडेंस यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड, तो फिर आप उसके अंदर तमाम तर बातें लिखेंगे जो कि आप इस एरिया को ऑडिट करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आपका सवाल पता है क्या है, सवाल ये है कि डिस्कस विद रीजंस व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू अडॉप्ट इन द अबव सिचुएशन। ऊपर दी हुई सिचुएशन में अब आप आगे क्या करेंगे? ठीक है। तो अब आगे बढ़ने वाली बात है, यानी इस सिचुएशन के अंदर जहां पे आपको ये पता है कि टर्म्स ये हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑडिट स्टेप्स प्रोसीजर्स हैं, ये इस अकाउंट हेड के प्रोसीजर्स नहीं लिख रहे आप, ये आप लिख रहे हैं इस सिचुएशन के बाद अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने पहले अपने आप को सिचुएट किया, लोकेट किया कंसर्न एज एन ऑडिटर में, और फिर अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आप जा रहे हैं टुवर्ड्स रिपोर्टिंग। तो दिस इज समथिंग कि अब जैसे अगर आप किसी ऑडिट क्लाइंट पे जाते हैं तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें मौजूद है मेरे पास ये चीजें मौजूद है। अब अगला हफ्ते का प्लान ये है कि मुझे अब ये तमाम तर अकाउंट हेड्स कंप्लीट करने हैं, ताकि जैसे हमारे यहाँ बहुत मरतबा हम कहते थे कि वो रेस्क्यू टीम जा रही है। वो पीआईए क्लाइंट था, तो पीआईए में जो है वो हमेशा आखिरी 2 हफ्ते में रेस्क्यू टीम भेजते थे। रेस्क्यू टीम क्या होती थी कि भाई आखिरी 2 हफ्ते बाकी है, हफ्ता बाकी है, इंफॉर्मेशन हमें एंड पे ही मिलती थी, और उसके बाद फिर रेस्क्यू टीम जा रही है, और रेस्क्यू टीम जाके जो एग्जिस्टिंग वहां पे ऑडिट टीम थी जो कि 3 महीने से मौजूद होती थी, उसको फर्दर जो है वो हेल्प करने के लिए कि भाई मजीद वेरिफिकेशन, वाउचिंग वाउचिंग रिव्यू शिव्यू, उसके लिए। डिस्टॉर्शन, मैं वीडियो ऑफ करके देखता हूँ। मेरी आवाज, अब मेरी आवाज क्लियर है? चलिए, तो इस सिचुएशन के अंदर इन शॉर्ट करना ये है कि हम आगे से बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये रिव्यू एग्रीमेंट विद जेडीएस टू असेस रेवेन्यू रिकग्निशन क्राइटेरिया विल नॉट बी हियर। अगली बात क्या करेंगे जी? टेस्ट अ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। Test a sample of transactions recognized as revenue by matching the date of invoice issued
by HBPL to JDS to the copy of sales invoice issued by JDS to the end consumer as an evidence of correct timing of recognition and receivables. ठीक है, सलमान कहते हैं inquire with management the reasons for only 65% receipts post year end in 60 days as JDL is required to make payment within 30 days of sale. Assess the need to make provision for doubtful debts as and ask management to record it if appropriate. सही है जी. That's a very well procedure because ये पूरे हमारे ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है. ये डेफिनेटली हम लिख रहे होंगे एंड ऑल्सो हम इस बात को टेस्ट भी कर रहे होंगे. तो ये जो प्रोसीजर लिखा है सलमान से ऊपर तैयब ने, दैट्स ऑल्सो करेक्ट और काफी डिटेल में इन्होंने लिखा है. I'll start with सलमान का प्रोसीजर और मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगा. So I'll further review it. Inquire with management the reasons for only 65% receipts. आप inquire कर लिया management से, बिल्कुल ठीक है. As JD is required to make payment within 30 days, anomaly identify कर ली. Assess the need to make provision for doubtful debts. अच्छा ये बात अगर मैं ना भी लिखूं ना, as JDL is required to make payment within 30 days of sale, अगर मैं ना भी लिखूं तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर बात लिखी हुई है, मैंने पूरी अनोमली को ना ऊपर बयान किया हुआ है. तो अगर मैं ना भी लिखूं तो भी इट्स गुड इनफ. Assess the need to make provision for doubtful debts and ask management to record it if appropriate. ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है. ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि वाकई में पैसा ना मिल रहे हो, बिकॉज हमने तो सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बात की ना ऊपर. ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रोविजन भी हो सकता है जो कि करना पड़ जाए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. Now test a sample of transactions recognized as revenue by matching the date of invoice. ये आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है, थोड़ा सा मैं इसको वो करूंगा. Sample of sales transaction recognized as revenue, sale transactions, yeah, revenue transactions by matching the invoice issued by HBPL to JDS to the copy of sales invoice issued and consumer as an evidence. Test a sample of revenue recognition transaction by matching. हम क्या करेंगे, हम वैसे this is correct. I'm just trying to shorten this up, but this is correct. ये बिल्कुल correct लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है. But just trying to make sure कि इसको हम short कर सकते हैं तो हो सकता है. Would anybody have any suggestion to shorten this procedure? Test a sample of transactions by test a sample of revenue transactions by vouching it back to the sale transaction by vouching it back to the sale transaction of ठीक है. इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहली बात मतलब if I want to to make it further precise, I would have done this. ठीक है. Reconcile periodic sales statement of JDS with SBL sales statement, confirmation reminder to JDS. Confirmation वाला point भी हम डाल सकते हैं, बिल्कुल, that's also a point. Request management to have receive confirmation from JDS. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास हम इसकी एक एनालिटिकल रिव्यू भी कर सकते हैं. यार हमने कितना, फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने किया है,
कितनी हमारी इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग है, क्योंकि उसमें कितना हमने डिस्पैचेस किए हैं और कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है. सो वी कैन परफॉर्म एनालिटिकल review on opening and closing, inventory, dispatches and revenue recorded. ठीक है, ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं कि हम उसका एक एनालिटिकल रिव्यू परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम स्टॉक शीट्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं मजीद. अच्छा, ये मेरे ख्याल में हमने रफली हमने क्या किया, हमने अंडरस्टैंडिंग भी ले ली सिस्टम की. हमें इस पे शक था कि पता नहीं उन्होंने डिस्पैच पे रिकॉर्ड ना किया हो, तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, टेस्ट कर लिया सैंपल. हमने 65% रिसीवेबल्स वाली बात को भी हमने इंक्वायर कर लिया, और हमने ये भी चेक कर लिया कंफर्मेशन मिलती है तो हमें वो भी मिल जाए. ठीक है, और हमने डाउटफुल डेट्स के अंदर प्रोविजन चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में भी हमने बात कर ली. हमने एनालिटिकल रिव्यू के बारे में भी बात कर ली कि रेवेन्यू और स्टॉक का भी जो एनालिटिकल रिव्यू है वो भी हमने परफॉर्म कर लिया, ये भी हमने कर लिया. ठीक है जी. इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव. रेवेन्यू वाली बात तो मेरे ख्याल में हमने खत्म कर ली है. ठीक है जी. अब हम अगली बात कर लेते हैं, जो हमने ऊपर एक और स्टॉक शीट वाला पॉइंट कहा था उसको भी हमने डालनी पड़ेगी ना. अब ये डिफरेंस जो आ रहा है इसके बारे में हम क्या करेंगे, हमारा कंसर्न क्या है कि यार ये डिफरेंस कंट्रोल वीकनेस, कोई इनहेरेंट कंट्रोल वीकनेस ना हो, और जो कि शायद वन ऑफ या सिस्टमिक एरर ना हो. इसके बारे में हम किस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू. Review the reconciliation between sheets between JDS and HBPL sheets, stock sheets. ठीक है. Review process of transfer to JDS and reporting of stock at JDS to HBPL. Review करेंगे उस process. Review stock sheets exchange between JDS and HBPL on sample basis to ensure the differences are not consistent. Review stock sheets exchange between HDS on sample basis to ensure the differences are not consistent. Review process of transfer of to JDL and reporting of stock to at JDS to HBPL. All these points are definitely relevant. जैसे तला का बहुत relevant point है कि हम check करेंगे कि यार ये differences consistent तो नहीं है. ठीक है. दूसरा है कि review process of transfer to JDS and reporting of stock at JDS to HBPL. That's also a relevant point, but उससे ज़्यादा डिटेल लेवल के ऊपर, सब्सटेंटिव लेवल के ऊपर जो जा रहा है प्रोसीजर, वो जा रहा है हमारा तरह का प्रोसीजर. बट हम यहाँ पे I would start with, for example, review करूँगा reconciliation to identify between JDS and HBPL stock sheets to identify and inquire from management. सबसे पहले तो मैनेजमेंट से ये पूछ सकते हैं आप कि from management the nature of differences. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है. ठीक है. दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका रिव्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक शीट रिव्यू तरह का जो पॉइंट है, रिव्यू स्टॉक शीट्स एक्सचेंज बिटवीन जेडीएस एंड एचबीएल ऑन सैंपल बेसिस. दैट्स अ वैलिड पॉइंट. तो हम यहाँ से आपने इंक्वायर कर लिया मैनेजमेंट से कि नेचर ऑफ डिफरेंसेस क्या है, क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रीजन. यहाँ पे जेडीएस ने कहा है कि पोस्टिंग की वजह से हुआ है, और एचबीपीएल ने जो है वो कुछ भी बात नहीं की. तो हम यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं एंड रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक शीट्स एक्सचेंज बिटवीन जेडीएस एंड एचबीपीएल ऑन सैंपल बेसिस, मंथली स्टॉक शीट्स. ठीक है. एक्सचेंज बिटवीन जेडीएस एंड एचबीपीएल ऑन सैंपल बेसिस टू इंश्योर डिफरेंसेस आर नॉट कंसिस्टेंट. सही है. ये बात हमने इंक्वायर के साथ साथ हमने खुद ने भी इसके ऊपर बात कर ली. नाउ मेरे ख्याल में 14 मार्क का सवाल है, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कितने सारे पॉइंट लिख दिए हैं अगर हम देखें तो.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिख दिए. नाउ आई थिंक वी कैन इजीली एंड कन्वीनियंटली मूव टुवर्ड्स रिपोर्टिंग वाला पार्ट. ठीक है. तो अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं. टू इंश्योर डिफरेंस आर नॉट रिपीटेटिव नेचर, we don't always start with control testing and then we go to substantive. Sir, overall operating performance improvement पे लिख सकते हैं. अच्छा, sir, don't we always start with control testing and then go to substantive? Not necessarily. At times आपको देखिए, हमने ऊपर जो हमने अंडरस्टैंडिंग लिया सिस्टम की, वो हमने बेसिकली ये ली कि यार कि इन्होंने इस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड किस लेवल पे किया है. हम जनरली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम इस क्वेश्चन के अंदर आमतौर पे नहीं आ रहा होता. यहाँ पे आमतौर पे किसी न किसी इशू के दरमियान में आप हो रहे होते हैं, और वो इशू हो सकता है कि सिस्टमिक लेवल का हो. अगर वो सिस्टमिक लेवल का इशू है वो तो फिर आप इसमें डाल देते हैं इस बात को कि यार फॉर एग्जांपल कि यार आपने अंडरस्टैंड करना है सेल्स का पॉइंट ऑफ रिकग्निशन या क्या. ठीक है. लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अब ये डिफरेंस जो है इसके बारे में ये मालूम करना जरूरी है कि ये डिफरेंस रिकरिंग बेसिस पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर इसकी बुनियाद, इसके पीछे रीजन क्या है, नेचर क्या है. इसके लिए आप इंक्वायर कर लेंगे मैनेजमेंट से कि नेचर ऑफ डिफरेंसेस क्या है. इसके लिए आप खुद रिव्यू कर लेंगे मंथली स्टॉक शीट्स, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि डिफरेंसेस आ भी रहे हैं कंसिस्टेंटली या नहीं आ रहे. क्योंकि अगर सिस्टमिक बेसिस पे होगा तो फिर आप इन मंथली स्टॉक शीट में आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंसेस. तो अगर जैसे वो जीडीएस कह रहा है कि पोस्टिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है, तो पोस्टिंग एरर हर महीने तो नहीं होगा ना. अगर सिस्टमिक मसला होगा तो ही हर महीने कोई ना कोई डिफरेंस आता होगा. एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस सब्सटेंटिव टेस्ट हियर. ठीक है जी. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देन वी मूव टुवर्ड द लास्ट पॉइंट व्हिच इज रिपोर्टिंग. तो आई थिंक वी आर डन विद. अब देखें, एक बात जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि ऊपर जो भी कंसर्न सबसे बुनियादी चीज है. ऑडिट प्रोसीजर या स्टेप या रिपोर्टिंग, ये दोनों डेरिवेटिव हैं, यानी डिराइव होते हैं. ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं. डेरिवेटिव के लफ्ज से डर मत जाइएगा. ये सिर्फ डिराइव होते हैं कंसर्न से. जैसा कंसर्न अच्छा लिखोगे, जितना सोच समझ के कंसर्न लिखा जाएगा, उतनी आसानी से आप प्रोसीजर पे आ सकते हो और उतनी ही आसानी से फिर आप रिपोर्टिंग की तरफ जाओगे. ठीक है. लेकिन अगर आपने कंसर्न पे टाइम नहीं लगाया और आपने छूटते ही फौरन आप प्रोसीजर्स के ऊपर आ चुके हैं, जैसे जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स के जवाब देख रहा था तो मुझे वहां पे नजर आया कि स्टार्ट से ही आप प्रोसीजर पे आ चुके हैं. तो वहां पे जब आप प्रोसीजर पे आएंगे ना, तो आपका जब इनफ थॉट प्रोसेस नहीं लगेगा कंसर्न के ऊपर, तो प्रोसीजर भी आपके बिल्कुल यहाँ से वहां होंगे और यू विल फाइंड देम ऑल ओवर द प्लेस. आप फोकस होके बात नहीं कर पाएंगे. बिकॉज क्यों? क्योंकि आपने जब अपने आप को सिचुएट नहीं किया, जब तक आपने ग्राउंड ढूंढा नहीं इसके ऊपर आप खड़े हो सके कि यार मैं हूँ कहाँ पर, उस वक्त तक आप आगे प्रोसीजर और रिपोर्टिंग की जब आप बात करते हैं तो फिर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होता. और फिर आप हवा में फायर कर रहे होते हैं. जो भी आपको मिलता है प्रोसीजर आप डाल देते हैं. तो ये बड़ा मसला होता है. इसलिए जरूरी है कि फोकस करें, टाइम लगाएं कंसर्न पे. थर्ड आएगा जी रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग में आप आगे जी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. सलमान कह रहे हैं सर ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे लिख सकते हैं. क्या लिखना चाहते हो? हमने एक्चुअली उसकी पूरी जो बेसिस है ना उसको हमने एड्रेस कर लिया जो कि जेडीएस का एग्रीमेंट था. बाकी मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है. क्योंकि क्या लिखना चाहोगे रिपोर्टिंग पे? हम क्या लिखेंगे बताएं जी. रिपोर्टिंग पे पहले जरा मुझे बताएं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दिस पॉइंट, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि ये एग्जीक्यूशन स्टेज का है और कितने लोग समझते हैं ये कंक्लूजन स्टेज का सवाल है? कितने लोग समझते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज का क्वेश्चन है और कितने लोग समझते हैं ये एग्जीक्यूशन कंक्लूजन स्टेज का क्वेश्चन है? Is it an execution stage question or a conclusion stage question? So a lot of people are saying execution stage question. Execution stage question की खास बात क्या होती है? Can somebody tell me? Execution stage question की खास बात क्या होती है?
अदनान कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर स्टिल टू बी परफॉर्म्ड, स्टिल टू बी परफॉर्म्ड टू डू व्हाट, एपीज टू बी, कंक्लूजन नहीं देंगे रिपोर्टिंग पर। नो एविडेंस ऑब्टेन्ड येट, no sufficient and appropriate evidence obtained yet. This is what you mean to say, Avan, right? Salman, no more emphasis on concern and ठीक है, दो बातें करेंगे रिपोर्टिंग पे। अवान, yes, we have to take reasonable assurance, we have to take reasonable assurance, मतलब we still have to perform procedures to take reasonable assurance, right? अवान, ask management to adjust, अच्छा ठीक है, reporting possibilities, so a lot of you are clear on your concept कि हम क्या बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसमें मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं to be able to conclude या रिपोर्ट इन योर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे काम जो यहाँ पे प्रोसीजर में आ रहे हैं ये हमने नहीं किए, और ये करेंगे तो पता लगेगा कि भाई रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है या नहीं है, या इन्वेंट्री के मसाइल कैसे हैं, या फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा क्या यहाँ पे हम किस तरह की बात करें, हम किस तरह की बात करें यहाँ पे, क्या हम ये बोलें कि यार मिस स्टेटमेंट, या हम बोले इनेबिलिटी, या फिर हम दोनों बात कर लें। सलमान ने बिल्कुल ना वो पूछना बंद कर दिया, इफ मिस स्टेटमेंट और इफ इनेबिलिटी, बिल्कुल सही, वी हैव टू बी बोथ, so we have to talk about both things, if misstatement, ठीक है, if after performing procedures, if is found in sales or inventory, then is found, अगर आप सिंपली होंगे हमने सारी बात ऊपर लिख दी है, so you don't have to elaborate it again, is found, then auditor should request to adjust, क्योंकि हमने बहुत लंबी लंबी बातें करनी है, तो हम बहुत ही हमने ज्यादा बातें करनी है, तो हम बहुत प्रिसाइजली ये पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। Then auditor should request management to adjust, uh, in case if refused, then auditor shall qualify or provide adverse opinion, ठीक है, accordingly। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, ठीक है, then do what, फिर क्या करेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, auditor may issue disclaimer of opinion or qualified report due to inability to verify sales receivable, etc, ठीक है जी। तो ये बात आप कर सकते हैं, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात, सवाल खत्म। तो हमने कोई 16 पॉइंट्स मेरे ख्याल में लिख दिए, और 16 पॉइंट्स पे हमारा ये सवाल क्लोज हो जाता है, आई एम श्योर। अच्छा अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए बात कि ये जो हमने सवाल किया, इसको जरा अपने आंसर से जरा मैप करें और देखें कि आपने इसमें से कितने पॉइंट्स आपने मोर और लेस, ठीक है, कितने पॉइंट्स आपने मोर और लेस लिख पाए अपने जवाब में। जरा इसको जरा देखिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, क्विकली जरा इस जवाब को
अपने जवाब से जरा कंपेयर करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि यार आपका जवाब किस हद तक इसके आसपास था। इन केस ऑफ डिस्क्लेमर हम विड्रॉ की बात करेंगे। अदनान कह रहा है अपना बच्चा किसे बुरा लगता है, ये बात सही है वैसे अदनान। सर सिंस आई एम द ऑडिट मैनेजर शुडंट आई राइट इन फर्स्ट पर्सन। यार जनरली जवाब को जो एग्जामिनर भी लिखता है वो फर्स्ट पर्सन में लिखता है कि आई शुड डू इट। ठीक है, जवाब लिखा जाता है आमतौर पे द ऑडिटर शुड डू इट। ठीक है, तो आमतौर पे ऐसे ही होता है, तो इसीलिए मैं इसी को फॉलो करना चाहूंगा और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से लिखें, द ऑडिटर शुड डू दिस थिंग, नॉट इन फर्स्ट पर्सन लाइक आई शुड रिपोर्ट इफ आई गेट ऑडिट एविडेंस। तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसी अंदाज में लिखें जैसे मैंने बताया। रिपोर्टिंग वाले पॉइंट छोड़ करते हैं, रिपोर्टिंग वाले पॉइंट नीचे वाला। जी बिल्कुल फुल है, चार्जिंग फुल है। जनाब अब आपने इवेलुएट कर लिया मेरे ख्याल में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इवेलुएटेड योर आंसर्स? कितने लोगों ने इवेलुएट कर लिया, सेल्फ असेसमेंट किया आप लोगों ने? आप लोग कर रहे हैं इवेलुएट या कर रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं। फिर मसला हो रहा है आवाज में। यस रफली। मैंने इससे पहले बताया था कि निम्रा का सवाल ये कि सर 14 पॉइंट्स फॉर 14 मार्क्स इज आइडियल। मैंने इससे पहले कहा था कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अगर 14 पॉइंट्स 14 मार्क्स हो तो मेरे पास 16-17 मैंने बुलेट्स लिखे हुए हों या पॉइंट्स लिखे हुए हों, ताकि अगर किसी में फॉर एग्जांपल आपने गलत भी लिख दिया है या इररिलेवेंट लिख दिया है या फिर ज़्यादा आपने कुछ अज्यूम करके आपने वो बात कर दी है तो और उसके मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम जो है वो मेरे पास दूसरे पॉइंट्स हों कि जिस पे मुझे मार्क्स मिल जाएं। तो ये वाली बात है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिल्कुल बराबर पॉइंट्स ना हो, उससे 2-3 ऊपर ही हो। अगर 6 मार्क का सवाल है 9 पॉइंट्स लिखूं, ठीक है, अनलेस के उस मार्क्स उस सवाल के अंदर कोई जूस ही ना हो तो मैं 6 पॉइंट से ऊपर लिखना मुश्किल है। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि 6 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट्स लिखें, 9 मार्क के लिए 11 पॉइंट लिखें, 11-12 पॉइंट लिखें, 14 मार्क्स के लिए 16-17 मार्क पॉइंट्स लिखें। दैट्स बेटर, दैट्स अ बेटर वे टू अप्रोच इट। चलिए जी, इवेलुएट कर लिया आप लोगों ने? रिप्लाई विद यस और नो।
Now, how many of you have found improvement in the way you attempt the questions? कितने लोगों ने वो लगता है कि यार with the method जो कार टेक्निक है उससे ये वाकई काम करता है, ठीक है, या इसके जरिए से अगर हम लिखना चाहें तो it gives us a flow of thought. तो आप कितने लोगों को अपने आंसर्स को अगर जब कंपेयर करते हैं आप इससे, तो उसमें आपको लगता है कि इसमें हमें हमें इम्प्रूवमेंट आ रही है? वंडरफुल, वंडरफुल. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, देखिए आप उस वक्त तक एक खास मेथड पे काम करेंगे जब तक आपको उस पर बिलीफ होगा. तो द रीजन व्हाई आई वांट यू गाइस टू से अबाउट इट कैंडिडली इज इट रियली वर्क्स. तो अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा, आपके जहन में आइडियाज उसी अंदाज में आएंगे. बिकॉज आई नो, जब मैं जानता हूँ कि जब मैं आंसर्स भी चेक करता हूँ स्टूडेंट्स के, और मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, यही सब्जेक्ट पढ़ाते हुए तकरीबन मुझे को 10 साल हो गए हैं. तो स्टार्ट में हमेशा लोगों की टेंडेंसी होती है कि फौरन से वो लपकते हैं टुवर्ड्स प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से कोई थॉट प्रोसेस सामने आता नहीं है, और जिसकी वजह से वो रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं लिख पाते और अपना एग्जाम उनका क्लियर नहीं होता. So this will really help you. Try to focus on this. So with this, I think we should conclude. It's already 9:40. Let's conclude this. और अगर कोई सवाल है तो फिर आप WhatsApp पे पूछ सकते हैं. I will be glad to answer. ठीक है जी. Thank you very much. ये मैं आपका वर्ड फाइल में आपको भेज दूंगा, और वेबिनार भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा. ठीक है जी. You're वेलकम. अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. और अब मुझे जाना है वापस, क्योंकि मेरी क्लास हो जाएगी और मरियम मुझे छोड़ेगी नहीं. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. हवान, अदनान, तैयब, सलमान, अली, एकेडी, एवरीबॉडी, जफर, निमरा.